अभय जी नमस्कार और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई 25 जनवरी को और उसके बाद अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट आई और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें ऐसा क्या है जिसके चलते अडानी जो कि दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनकी संपत्ति में, उनके शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट आई। अगर आप हमारे दर्शकों को यह बता सकें तो इस पूरे मुद्दे को समझने में उनको काफी आसानी होगी। धन्यवाद कमल जी। अदानी प्रकरण को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि अदानी अरबपति कैसे बने, वो दूसरे नंबर के, दुनिया में दूसरे नंबर के अरबपति कैसे बने। इस बात को अगर हम मोटे तौर पर संक्षेप में समझ लेंगे तो उसके बाद इस पूरे प्रकरण को समझने में भी हमें आसानी होगी। देखिए, पिछले 20 साल के अंदर दुनिया में जो लोग भी अरबपति बने हैं वो लोग नई प्रौद्योगिकी की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से अरबपति बने हैं। चाहे वो जेफ बेजोस हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हों, चाहे वो एलन मस्क हों, सभी किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की, वो सारी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। लेकिन अदानी के उछाल के साथ आप किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी को नहीं देख सकते हैं। दरअसल अदानी के अरबपति बनने के पीछे एक्विजिशन है। एक्विजिशन का मतलब ये हुआ कि बड़ी बड़ी संपत्तियों का अधिग्रहण करने की उन्हें जो सुविधा प्राप्त हुई, उसकी वजह से वो अरबपति बने हैं। उनको हिंदुस्तान के बड़े बड़े बंदरगाह प्राप्त हुए, बड़े बड़े एयरपोर्ट प्राप्त हुए, तमाम जगह तमाम कीमती किस्म की खाने प्राप्त हुई। इस तरीके से अदानी बहुत तेजी के साथ में उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। तो एक तो इस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ी, और संपत्ति बढ़ने का एक दूसरा रास्ता ये था उनका कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन्होंने अपने शेयरों की कीमत में बढ़ोतरी करने में सफलता प्राप्त की। तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो इस बात पर ध्यान ना के बराबर देती है कि अदानी को उनकी संपत्तियां किस तरह प्राप्त हुई, यानी एसेट का एक्विजिशन किस तरह हुआ। इसकी चर्चा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेरे ख्याल से ना के बराबर है। वहां चर्चा यह है कि अदानी ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयरों की कीमत अनाप शनाप किस तरीके से बढ़ा पाई। यही वो मुकाम है जहां पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदानी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड करने का, सबसे बड़ी अकाउंटिंग जालसाजी करने का आरोप लगाती है। अब आइए देखिए, जबकि अडानी के साथ दरअसल ये दोनों तरह के विवाद हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है कि पिछले 15 से 20 साल में केवल एक ही व्यक्ति को इतनी बेशकीमती संपत्तियां बड़े पैमाने पर अधिग्रहण करने का मौका मिला? दूसरे उद्योगपतियों को भी मिला होगा, लेकिन इसमें अडानी उन दूसरे उद्योगपतियों से बहुत ज्यादा आगे है। तो एक तो ये बहुत बड़े विवाद का सवाल है, क्योंकि ये जो विवाद का ये पहलू है, भारतीय संसद में जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, अदानी को इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों का अधिग्रहण करने का मौका कैसे मिला, आखिरकार क्यों जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो अदानी उनके साथ जाते हैं। विपक्ष ने साफ तौर पर एक सवाल पूछा है, ठोस सवाल पूछा है कि कितने बार प्रधानमंत्री विदेश गए, कितने बार अदानी उनके साथ थे, और हर बार उनके विदेश जाने के बाद में उनको क्यों बड़ी बड़ी संपत्तियां हासिल करने का मौका मिला। तो एक तो ये पहलू है अदानी के अरबपति के रूप में उभार का। और दूसरा पहलू जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमारे सामने रखती है, वो पहलू ये है कि प्राइस का जो इसे पीई रेशियो कहते हैं, इसे कह सकते हैं आपके प्राइस, मैं ज्यादा अर्थशास्त्र में पारंगत नहीं हूं, हो सकता है मुझसे कुछ इसमें गलती हो तकनीकी रूप से, लेकिन जो आपके शेयर की जो कीमत है और आपकी जो आमदनी है उसके अनुपात में शेयरों की कीमत ना होकर अगर नकली तरीके से शेल कंपनियों के जरिए निवेश करके आपके शेयरों को स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर खरीदा जाए, जिससे उनके शेयरों की कीमत कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में एक भारतीय विद्वान पढ़ाते हैं जिनकी विशेषज्ञता इस बात पर है कि वो दुनिया भर में शेयर मार्केट में शेयरों की क्या कीमत है इसका आकलन करते हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को किनारे भी रख दें और केवल विशुद्ध आर्थिक जोड़ बाकी गुणा भाग करें, तो भी आप पाएंगे कि अदानी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर
जितने होने चाहिए उससे कम से कम दूने से भी ज्यादा कीमती है। यानी उनका कहना यह है कि अडानी इंटरप्राइज के शेयर 945 रुपए के होने चाहिए, जबकि वो हैं 1,500 रुपए से ऊपर के, और ये तब है जबकि उनके शेयरों की कीमत काफी गिर चुकी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो पी रेशियो है, उस पी रेशियो को असाधारण रूप से बढ़ाकर अडानी अपने शेयरों की कीमत स्टॉक मार्केट में बढ़ाने में कामयाब रहे। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसने 88 बिंदुओं के अंदर अडानी के सामने ये सवाल रखा, और सारे शेयर मार्केट में जो निवेशक थे उन सबके सामने सवाल रखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड है। अडानी ने उसका 400 पेज के जवाब दिया, और उनकी आरोप लगाया कि ये तो एक औपनिवेशिक मानसिकता है जो एक भारतीय उद्योगपति के उभार को नहीं देख सकती। उन्होंने जलियांवाला बाग का हवाला दिया, और उन्होंने एक तरह से अपने आप को तिरंगे में लपेट कर, तिरंगे को कवच बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की बौछार का सामना करना चाहा। लेकिन जैसे मैं पहले अखबारों में लिख चुका हूं और कह भी चुका हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर नेशनलिज्म नहीं चलता है, वहां रैशनलिज्म चलता है। तो लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो आरोप लगाए थे उनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया, और उसकी एक वजह है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो आरोप लगाए थे वो तमाम तथ्य और तमाम दस्तावेज पिछले 5 साल से सार्वजनिक जीवन में मौजूद हैं। बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से समीक्षकों ने इन बातों को बार बार उठाया है और बार बार कहा है, लेकिन अडानी की जो राजनीतिक और आर्थिक ताकत है वो लगातार इनको हाशिए में धकेलने में कामयाब रही। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का योगदान इस पूरे मसले में यही है कि उन्होंने उन तमाम बातों को जो कि पहले से मौजूद थी और बहस तलब थी, उन तमाम बातों को केंद्रित करके अपनी रिपोर्ट में ठोस रूप से सबके सामने रख दिया, और इस रूप में रखा कि स्टॉक मार्केट के निवेशक उन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गए, और देखते देखते अडानी के शेयर बुरी तरीके से नीचे गिरने लगे। तो इसमें मौजूदा सरकार है वो सरकार पूरी तरीके से आरोपों के घेरे में है। आप देखिए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले पर अपने प्रवक्ताओं को टीवी पर भेजना बंद कर दिया। टीवी चैनलों में कुछ इस तरह के व्यक्तियों को पेश किया जाने लगा जो उनका पहला वाक्य होता था कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो पूरे अडानी के और सरकार के पक्ष में अपनी बात कहते थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को जवाब दिया, उसमें अडानी का उन्होंने नाम भी नहीं लिया एक भी बार। प्रधानमंत्री ने भी जवाब क्या दिया, उन्होंने यही तो कहा कि आपने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो पूरी तरीके से झूठे हैं, और मेरे ऊपर तो 140 करोड़ लोगों ने समर्थन करके मुझे एक कवच पहना दिया है, और उस कवच को आपके आरोप जो है उस कवच को वेध नहीं सकते। उनका सीधा कहना है कि मैं लगातार चुनाव जीत रहा हूं, और जब तक मैं चुनाव जीतता रहूंगा मेरे ऊपर जो भी आप आरोप लगाएंगे मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। उनकी बात ठोस आरोप लगाए गए थे, उन्हें ठोस रूप से उनका जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि चुनावी जीत की आड़ में उसको पूरी तरह से छिपा गया।